अली ने उसके शाने को थपक कर कहा, घर जाकर आईना देखो, यहाँ काम हो रहा है। उसने चौंक कर अली को देखा, फिर कहा, मेरे चेहरे से कैरोसिन तेल की बू आ रही है, मैं साबुन से मुंह धोना चाहती हूँ, यहाँ वॉशरूम है? अली ने एक मजदूर से कहा, मिस को वॉशरूम दिखा दो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। तुम देख रही हो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। वो दोनों हाथों से उसके बाजू को थाम कर बोली, तुम्हारी मसरूफियत की ऐसी की तैसी, मेरे साथ चलो। तुम तो फ्री हो रही हो, अगर साथ ना चले तो तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा फ्री हो जाऊंगी। उसने काम करने वालों को देखा, वह सब तमाशा समझ कर देख रहे थे। वो मजबूरन उसके साथ लिफ्ट के जरिए नीचे आया। वहां उसकी आर्जी रिहाइश के लिए कैबिन बना हुआ था। राइमा उसके साथ कैबिन के बेडरूम में आई, फिर वॉशरूम में जाती हुई बोली, तुमने नहीं पूछा कि मैं तुम्हें क्यों तलाश करती हुई आई हूँ? वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्यों आई हो? वॉश बेसिन में नलके से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, मैं एक हकीकत बयान करूंगी तो तुम यकीन नहीं करोगे। यकीन कर लूंगा। मैं अक्सर तुम्हें ख्वाबों में देखती रही हूँ। तुम आते और कहते हो, ढूंढने से खुदा मिल जाता है, मुझे ढूंढ लो, मेरा नाम जॉन कार्लो है। वो खामोश रहा। उसने पूछा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मेरे ख्वाब को बकवास समझ रहे हो? नहीं, मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ। दरअसल मैं भी एक लड़की को देखता रहा हूँ, क्या तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? वो तौलिए से मुंह पहुंचती हुई बेडरूम में आई, फिर बोली, मेरा नाम सिलवाना है। अली हैरत से उठकर खड़ा हो गया। राइमा उसके ख्यालात पढ़कर समझ गई थी कि वह सिलवाना के नाम पर तड़प जाएगा। वो अनजान बनकर बोली, क्या हुआ? वो बात यह है कि मैं भी एक हकीकत बयान करूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। मैं ख्वाबों में ढूंढती हुई ताबीर तक पहुंची हूँ। तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो, जो कहोगे उस पर यकीन करूंगी। मैं जिसे ख्वाब में देखता हूँ वो अपना नाम सिलवाना बताती है। वो करीब आकर बोली, हाँ, मैं तुम्हें ख्वाबों में कहा करती थी कि मेरा नाम सिलवाना है। तुम्हें मेरा चेहरा साफ नजर नहीं आता है, लेकिन जब तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम मुझे नाम से पहचान लोगे। वह गर्दन में बाहें डालकर बोली, और तुम पहचान गए हो, मेरी तलाश खत्म हो गई है। अली की जिंदगी में पहली बार कोई खूबसूरत और जवान लड़की इतने करीब आई थी। होश में आती तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता, लेकिन तनवीमी अमल ने जज्बात की गिरहें खोल दी थीं। लैला और सुल्ताना ने कुछ बुरा नहीं किया था। पहले पहल चाकू ईजाद हुआ था जानवरों का शिकार करने और उनका गोश्त काट कर खाने के लिए या दुश्मनों को हलाक करने के लिए, लेकिन आदमी से दोस्तों का गला काटने लगा। हर अच्छी बात अच्छाई के लिए होती है, मगर लोग उससे बुराई का पहलू भी निकाल लेते हैं। लैला और सुल्ताना ने चाहा था कि वह जज्बात को पहले की तरह ना कुचलता रहे, बल्कि अब सानी से मोहब्बत करे, शादी करे और आइंदा खूबसूरत नस्ल पैदा करे। उन बेचारी बहनों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सानी से पहले कोई दूसरी अली से टकरा जाएगी और वह सिलवाना का नाम अपनाकर तनवीमी अमल का रुख बदल देगी। अली थोड़ी देर तक सहरज़दा सा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि सिलवाना इतनी अच्छी क्यों लग रही है। वह भी समझ ही नहीं सकता था कि यह महज सिलवाना के नाम का शहर है जो तनवीमी अमल से चला है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद उसने अलग होकर कहा, यह बुरी बात है, गुमराही है। हम तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब हैं, हमें मजहब और कानून के मुताबिक मोहब्बत करनी चाहिए। राइमा उसके तिलिस्म से निकलना नहीं चाहती थी। अली की मोहब्बत के हर अंदाज में जादू था, हर बात में असर था। इस बात ने भी असर किया कि उसे आज के बदमाश दौर में इस कदर शरीफ नौजवान मिला है जो शराफत और तहजीब की खातिर हुस्न और शबाब से निकल आता है। वो खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी शरीक हयात बनकर सारी जिंदगी फख्र करूंगी। सिलवाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं आज ही शादी करके आज ही तुम्हें अपनी धड़कनों से लगाना चाहता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। तुम्हारे वालिदैन राजी नहीं होंगे। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं जिस इदारे में हूँ वहाँ मुझ पर यह पाबंदी आयद की गई है कि मैं 5 बरस तक शादी ना करूँ। तुम मेरी खातिर उस इदारे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस इदारे के बड़े लोग बहुत ही खतरनाक हैं। पाबंदी तोड़ते ही वो मेरे अलावा तुम्हारी जान के भी दुश्मन हो जाएंगे। वो एक कुर्सी पर बैठ गया, फिर बोला, मैं किसी की दुश्मनी से खौफजदा नहीं होता। तुमने करीब आकर मेरे अंदर हलचल पैदा कर दिया है। राइमा भी उसके लिए पागल हो रही थी। एक ख्याल सता रहा था कि जॉन कार्लो का ख्वाब सच्चा होगा और सचमुच कोई सिलवाना उसकी जिंदगी में आएगी तो कार्लो से छोड़कर अपनी सिलवाना का हो जाएगा। उससे पहले ही कार्लो को अपनाकर उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहिए। कहीं दूर जाकर गुमनामी की जिंदगी गुजारने का ख्याल आया तो उसके अंदर बगावत के जज्बात उभरने लगे। जवानी में अपने महबूब की खातिर ऐसे ही फैसले होते हैं। वह हुक्मरानों को धोखा देकर अपना और कार्लो का रूप बदलकर बड़े मजे से एक आज़ाद इज़्दवाजी जिंदगी गुजार सकती थी। उसने सोचा अली को बता दे कि वह टेलीपैथी जानती है और टेलीपैथी जानने वालों के सरों पर हर लम्हा मंडलाती रहती है। वो उससे शादी करेगा तो उसे खतरात से खेलते हुए जिंदगी गुजारना होगी। फिर उसने सोचा, ज्यादा खतरात का जिक्र करूंगी तो हो सकता है ये घबराकर साथ छोड़ दे। पहले इसे कुछ अरसा तक आजमाती रहूंगी, फिर टेलीपैथी के सिलसिले में इसे राजदार बनाऊंगी। अली ने पूछा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ अपने इदारे को छोड़ने के बाद हम दोनों को छुप कर रहना होगा। इसके लिए तुम्हें भी अपनी मुलाजमत को छोड़ना होगा। तुम नाहक परेशान होती हो, मैं तुम्हारे दुश्मनों से निमट लूंगा। वो मामूली दुश्मन नहीं है, यहाँ के हुक्मरान हैं, फौजी अफसरान हैं। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनसे टकराना नादानी होगी और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा बदल कर रहना दानिशमंदी होगी।
हम इसी मुल्क में रहेंगे और कोई हमें पहचान नहीं सकेगा। तुम्हारी ये प्लानिंग अच्छी है। तुम जिस मंसूबे पर अमल करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं शाम को आऊंगी, हम कहीं रात का खाना खाएंगे और एक नई जिंदगी गुजारने के मुतालिक आखिरी फैसला करेंगे और उस फैसले पर फौरन अमल करेंगे। वो उसका हाथ थामकर कैबिन से बाहर आया। उस हसीना के हाथों में ऐसी चिकनाहट थी कि उसके हाथों से फिसली जा रही थी। इसे छोड़ने को जी नहीं चाहता था, लेकिन वो छूट गई, उससे दूर हो गई। जाने से पहले अपनी कुर्बत का नमूना छोड़ गई थी, जिसे वो देर तक याद करता रहा। सुपरवाइजर उसे बुलाने आया, लेकिन उसने आज काम करने से इनकार कर दिया। उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। वह हैरान था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज सिल्वाना ने क्या जादू कर दिया है। उसी की याद आ रही है, उसी की तमन्ना जारी है, और वो इसी तरह उसके अंदर जारी और सारी रही तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, बस एक आशिक नाम का रहेगा। वह दूर जाने के बाद जॉन कार्लो के ख्यालात पड़ रही थी और खुश हो रही थी। दिल ही दिल में अज़्म कर रही थी कि हुकूमत से गद्दारी करेगी, हुक्मरानों से दुश्मनी मोल लेगी, मगर जॉन कार्लो की दोस्ती से बाज नहीं आएगी। उसने अपनी रिहाइशगाह में पहुंचकर ख्यालख्वानी के जरिए जॉन लम्बोर्डा को अपने काम की रिपोर्ट पेश की। फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। सबसे पहले जॉन कार्लो पर तनवीमी अमल करके उसकी सोच और लहजे को बदलना होगा। फिर चेहरे को तब्दील करना होगा, क्योंकि जब वो रुपोश होंगे तो हॉलीमैन और जॉन लम्बोर्डा तफ्तीश करते हुए किंग फर्नांडो के प्रोजेक्ट में आएंगे। वहां मालूम होगा कि जॉन कार्लो नामी इंजीनियर गायब है और वह रायमा के साथ देखा गया था। पासपोर्ट और शनाख्ती कागजात के दफ्तरों से जॉन कार्लो की तस्वीरें मिल जाएंगी। जॉन लम्बोर्डा तस्वीर की आंखों में झांक कर कार्लो के दिमाग में पहुंच जाएगा। वो एक बार रूपोश होने के बाद फिर जाहिर होना नहीं चाहती थी। इसके लिए जरूरी था कि जॉन कार्लो की शख्सियत और चेहरा बदल जाए। वह शाम तक इस मंसूबे के हर पहलू पर गौर करती रही। अमरीकी शहरियत के कागजात जारी करने वाले इदारे के अफसरान से दिमागी राब्ता किया। उनके दिमागों पर कब्जा जमा कर एक ऐसी जवान लड़की और जवान मर्द के कागजात और तस्वीरें हासिल की जो बरसों से लापता थे। इसके बाद एक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर के दिमाग में जगह बनाई। शाम को अली के पास आकर कहा, ये एक जवान की तस्वीर और उसकी अमरीकी शहरियत के कागजात हैं। कागजात अपने पास रखो और एक तस्वीर प्लास्टिक सर्जरी के माहिर के पास ले जाओ। वह तुम्हारा चेहरा तब्दील कर देगा। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं बाद में आऊंगी और जब आऊंगी तो मेरा चेहरा भी तब्दील हो चुका होगा। ये मेरे आइंदा चेहरे वाली तस्वीर है। वह एक तस्वीर उसे देते हुए बोली, हुकूमत के जासूस मेरी निगरानी करते होंगे, इसलिए शख्सियत की तब्दीली तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो चली गई। वो उसके मशवरे के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर के पास आया तो रायमा उस माहिर के दिमाग में मौजूद थी और उस वक्त तक मौजूद रही जब तक उसने तस्वीर के मुताबिक जॉन कार्लो को एडी फिशर नहीं बना दिया। अब इस नए रूप में अली का नाम एडी फिशर हो गया था। रायमा ने उस माहिर के दिमाग पर इसलिए कब्जा जमाया था कि जब वो उसके दिमाग को आज़ाद छोड़े तो उसे याद न रहे कि कौन उसके पास सर्जरी के जरिए चेहरा तब्दील कराने आया था और उसने खुद अपने हाथों से कौन सा नया चेहरा बनाया है। जब अली पूरी तरह तब्दील होकर चला गया तो रायमा ने उस माहिर को आज़ाद कर दिया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर मास्क मेकअप के जरिए अपना चेहरा तब्दील करने लगी। अली से यह तय पाया था कि वह 2 घंटे कहीं गुजारेगा, फिर एक नाइट क्लब के डाइनिंग हॉल में आकर उसका इंतजार करेगा। यह इंतजार भी खत्म हो गया। रायमा एक नए रूप में उसके सामने आई। अली ने अपनी जेब से तस्वीर निकालकर उसे देखा, फिर कहा, मेरे पास ये तस्वीर ना होती तो तुम्हें कभी ना पहचानता। मुझे यकीन है हमारे दुश्मन ना हमें पहचानेंगे ना हम पर शुबा करेंगे। वह मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुम्हारा प्यार मिलता रहा तो मैं सारी दुनिया से तुम्हारी खातिर लड़ती रहूंगी। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा ठिकाना कहाँ होगा? मुझे ज़रा खामोशी से सोचने दो, मैं अभी सिलसिले में बात करूंगी जब तक तुम खाने का ऑर्डर दो। वो सोच के जरिए कैसे शख्स के पास पहुंची जो ज़रूरतमंदों को किराए पर गाड़ियां देता था। रायमा ने उसे एक कार में बिठाया, फिर ड्राइव करते हुए शहर से बाहर जाने पर मजबूर किया। एक जगह हाईवे पर उसे कार से उतारकर वापस शहर आने वाली एक बस में बिठा दिया। वो कार वीराने में रह गई। कार वाला अपने घर आ गया। रायमा ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो वह परेशान होकर सोचने लगा, मुझे कुछ हो गया था, मैं कुछ देर के लिए गायब हो गया था। रायमा ने उसकी सोच में कहा, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। एक जवान लड़की एक खूबरू मर्द के साथ आई थी, उसने एक कार किराए पर ली, फिर उसके जाते ही मैं दिमागी तौर पर गायब हो गया। वो ताईद में यही बातें सोचने लगा। रायमा ख्याल ख्वानी से वापस आ गई। वेटर खाने की डिशें उसके और अली के दरमियान रख रहा था। रायमा ने यह सब कुछ इसलिए किया था कि जॉन लम्बोर्डा के जासूस उसे तलाश करें तो हाईवे पर एक गाड़ी मिले, गाड़ी के जरिए उसके मालिक का मुहासबा करें तो पता चले एक लड़की किसी बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। उसके बाद ही कार का मालिक दिमागी तौर पर गायब हुआ था। यूं साबित हो जाता कि रायमा किसी जवान के साथ शहर से बाहर गई थी, फिर एक जगह वो गाड़ी छोड़कर किसी दूसरी गाड़ी या बस में दूसरे शहर की तरफ चली गई है। अब इसका नतीजा ये होता कि तलाश करने वाले उसे शिकागो में तलाश न करते, दूसरी तरफ भटकते रहते और वो अली के साथ इत्मीनान से इसी शहर में रहती। उसने मालूम किया था एक बूढ़ी खातून तन्हा एक मकान में रहती थी और उस मकान के कमरे आर्जी रिहाइश के लिए किराए पर देती थी। रायमा ने सोच लिया था आज रात वहां पेइंग गेस्ट की हैसियत से अली के साथ रहेगी, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए बूढ़ी खातून के दिमाग पर और उसके मकान पर कब्जा कर लेगी।
अली खामोशी से खाते हुए सोच रहा था, जब से सिलवाना मेरी नज़रों के सामने आई है मुझे ये दुनिया हसीन लग रही है। जी चाहता है दिन रात अपनी सिलवाना से मोहब्बत करता रहूं, लेकिन एक बात मेरे मजाज के खिलाफ है। मैं मोहब्बत के चक्कर में उसका मोहताज हो गया हूं। ये जो कहती है उस पर अमल करता जा रहा हूं। इससे नई जिंदगी की इब्तदा में मेरी अपनी जहानत और अपनी अमली कोशिशें शामिल नहीं हैं। राइमा उसके ख्यालात पढ़ रही थी और ज़ेर लब मुस्कुराती हुई सोच रही थी, मर्द को बहुत ज़्यादा खुदसर नहीं होना चाहिए। अगर उसे थोड़ा थोड़ा मोहताज बनाकर रखा जाए तो वह हमेशा वफादार रहता है। मैं टेलीपैथी के जरिए इसे वफादार बनाकर रखूंगी। फिर वो बोली, मैंने हर पहलू पर गौर किया है, हम हर तरह महफूज हैं। अब मैं तुम्हें फिशर कहकर मुखातिब करूंगी। तुम्हारा पूरा नाम एडी फिशर है और मेरा नाम पामेला जॉन है। ये तो हम हो चुके हैं, लेकिन हमारा ठिकाना कहाँ होगा? वो खाने के बाद अली को गेस्ट हाउस में ले आई। वहाँ एक कमरा हासिल किया। अली ने कमरे में आकर कहा, मुझे अपने लिए एक अलग कमरा लेना चाहिए। वो बोली, हमने यहाँ की बूढ़ी मालका के सामने खुद को मियाँ बीवी की हैसियत से पेश किया है, फिर तुम दूसरे कमरे में कैसे रात गुजारोगे? क्या हम एक कमरे में? मगर हमारी शादी नहीं हुई है। हो जाएगी, मैं लड़की हूँ, मुझे तुमसे डरना चाहिए, मगर तुम मुझसे डर रहे हो। बात डरने की नहीं है, हम इंसान हैं, बहक सकती हैं। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। वो बाथरूम में आ गई, दरवाजे को अंदर से बंद करके अली के दिमाग में पहुंच गई। उसे बिस्तर पर ले गई। वो लेट गया, फिर आंखों को उसने बंद किया। रायमा ने उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। वह फौलादी जवान जो सुपर पावर के काबू में नहीं आता था, एक लड़की के हाथों में बेबस हो गया था। वो गहरी नींद में डूब गया था। रायमा बाथरूम से निकलकर कमरे में आई। अली को मुस्कुराकर देखा, फिर वहां से चलती हुई बूढ़ी खातून के कमरे के सामने आई। उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। उसके दिमाग में पहुंचकर उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर किया। खातून ने दरवाजा खोलकर उसे देखा, फिर बोली, ताज्जुब है। मेरे दिल में बात आई कि दरवाजा खोलना चाहिए, कोई आया और वाकई तुम आई हो। कभी ऐसी अजीब बातें हो जाती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में ये बात आ सकती है। तुमने खून की कशिश से दरवाजा खोला है। मुझे गौर से देखो, मैं तुम्हारी वो बेटी हूं जो 10 बरस पहले तुमसे बिछड़ गई थी। मेरा बाप मुझे तुमसे छीन कर ले गया था। खातून उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, फिर वो बोली, 10 बरस में तुम बच्ची से जवान हो गई, सूरत बदल गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती, मगर तुमने मुझे पहचान लिया। मैंने डैडी के पास तुम्हारी तस्वीर देखी थी। अपने डैडी की खास बातें और खास आदतें बताओ। रायमा ने उसके ख्यालात पढ़कर जो मालूमात हासिल की थी उनके मुताबिक खातून के शौहर की खास बातें और खास आदतें बता दी। इसके बाद शोभा की गुंजाइश नहीं रही। खातून ने उसे लिपट कर कहा, ओह माय डार्लिंग बेबी, आखिर गॉड ने मेरी सुन ली। मैं तुम्हारे लिए तड़पती थी, दुआएं मांगती थी। मेरी ममता की दुआ आखिर पूरी हो गई। वो रायमा को चूम रही थी, खुशी से रो रही थी। रायमा ने कहा, मामा तुमने मेरा नाम डायना रखा था, लेकिन डैडी ने मेरा नाम बदलकर पामेला जॉन रख दिया था। अब तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है, तुम फिर से मेरी डायना बन जाओ। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पामेला जॉन के नाम से मेरी शादी एडी फिशर से हो चुकी है। अब मैं मिसेस पामेला फिशर कहलाती हूँ। ओह याद आया, वो जवान जो तुम्हारे साथ यहाँ है वो तुम्हारा शौहर, मेरा दामाद है। मुझे उसके पास ले चलो। मैं अपनी बेटी की पसंद को जी भर के देखूंगी, उसे किस करूंगी। मम्मी वो अभी सो रहा है, उससे सुबह मुलाकात होगी। फिर तो तुम्हें उसके पास रहना चाहिए, वो अकेला है। मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तुम सो जाओगी तो फिशर के पास चली जाऊंगी। वह बूढ़ी के कमरे में उसके साथ आकर बिस्तर पर लेट गई। खातून ने कहा, मैं इतने बड़े मकान की मालिक हूं। तेरा बाप इस मकान को फरोख्त करके रकम किसी कारोबार में लगाना चाहता था। मैंने इनकार किया तो वो तुझे लेकर भाग गया। पिछली बातों को भूल जाओ मम्मी, सो जाओ। वो आंखें बंद करते हुए बोली, मैंने दूसरी शादी नहीं की, दूसरी औलाद नहीं हुई। मेरी तमाम नकद रकम और ये मकान अब तुम्हारा है। मम्मी मैं इतनी दौलतमंद हूं कि तुम्हारा ये मकान मेरे लिए $1 के बराबर है। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, सो जाओ। वो उसके अंदर पहुंचकर उसे सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो सो गई। इधर से इत्मीनान हो गया कि कोई भी जासूस आएगा तो खातून उसे अपनी बेटी और फिशर को दामाद बताएगी। दरअसल उसे अली की तरफ से परेशानी थी। अगर जॉन लम्बोर्डा किसी जासूस के जरिए उसके दिमाग में पहुंचता तो उसे मालूम हो जाता कि वो जॉन कार्लो है और उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा बदल लिया है। इतनी ही मालूमात दूर तक इंक्वायरी के लिए काफ़ी थी। उसके साथ वो खुद भी पकड़ी जाती। उसने कमरे में आकर उसे देखा, वो गहरी नींद में था। वो दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसके पास आ गई, बिस्तर के सिरे पर बैठकर उसे प्यार से देखने लगी। फिर देखते देखते उसके अंदर पहुंच गई। ख्वाबीदा दिमाग को ट्रांस में लाना आसान था। उसने आसानी से उसे अपना मामूल बना लिया। उसने पहली बात जो उसके दिमाग में नक्श की वो ये थी कि वो जॉन कार्लो की पिछली जिंदगी भूल जाए। यह अजीब तमाशा हो रहा था। पहले अली तैमूर की जिंदगी भुलाकर जॉन कार्लो की शख्सियत उस पर थोप दी गई। अब जॉन कार्लो की शख्सियत को भुलाकर एडी फिशर बनाया जा रहा था। उसके एडी फिशर बनकर रहने से रायमा वहां के सुराग रसानों से और जॉन लम्बोर्डा वगैरह से महफूज रह सकती थी। उसने अपनी हिफाजत के लिए और उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए इस झूठ को सच बनाकर जहन में नक्श कर दिया कि उनकी शादी हो चुकी है और वो मियाँ बीवी की हैसियत से जिंदगी गुजारते आ रहे हैं।
और इस गेस्ट हाउस की मालिक उसकी सास है। उसने हर पहलू से अपने तहफ्फुज का ख्याल रखते हुए उस पर अमल किया। फिर उसे तन्वीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसी कंबल में घुसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। दिमाग को जरूरी हदायत दी और नींद में डूबती चली गई। दूसरी सुबाली की आंख खुली तो उसने अपने पहलू में एक हसीना को देखा। अब उसे सिलवाना याद नहीं रही थी। तन्वीमी अमल के मुताबिक याद आया कि वो पामेला जॉन है और उसकी बीवी है। ऐसा तो शायद ही किसी के साथ हुआ हो कि कुंवारा सोया हो और जागा हो तो शौहर होने की तोहमत लगी हो। सबूत के तौर पर बीवी पहलू में मौजूद थी। अगर सरहाने फलों की ट्रे रखी होती तो सुबह पता चल जाता कि उसमें से कुछ फल खाया गया है। लेकिन एडी फिशर को ऐसा फल मिल रहा था जिसे देखकर याद नहीं आ रहा था कि ये फल पहले कभी चखा है या नहीं। तन्वीमी अमल के मुताबिक उसका दिमाग इस मसले पर ज्यादा नहीं सोच सकता था। जो कुछ उसे मिल रहा था उसे कबूल करते रहने का वो पाबंद था। उसके मुतासिर दिमाग ने जो समझाया वो समझ गया। जिस राह पर चलाया उस राह पर चल पड़ा और जब चल पड़ा तो साथ चलने वाली की आंख खुल गई। लैला और सुल्ताना के होश उड़ गए। पहले लैला ने अली के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी। इस मकसद के लिए जॉन कार्लो की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त मिल गया था, लेकिन इस लहजे वाला गुम हो चुका था। उसने 2-4 बार कोशिशें की, फिर ख्याल आया तन्वीमी अमल में कोई खराबी पैदा हो गई होगी। अली तैमूर की शख्सियत तब्दील नहीं हो पाई है। यह सोचकर उसने अली के लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल खोने की परवाज़ की। फिर भी वो ना मिला। तब कलेजा धक से रह गया। पहला ख्याल यही आया कि वो खुदा न खास्ता दुनिया से उठ गया है, इसीलिए मुर्दा दिमाग सोच की लहरों को कबूल नहीं कर रहा है। वो सुल्ताना के पास आई, उसे सारी रुदात सुनाई। सुल्ताना ने भी ख्याल ख्वानी के तमाम हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन अली ना मिला। उसने कहा, लैला ये क्या हो रहा है? कहीं सोनिया सानी के साथ भी कोई गड़बड़ न हुई हो। दोनों बहनों ने सानी के दिमाग की तरफ परवाज़ की। वो मिल गई, खैरियत से थी। माजी को भूलकर खुद को सिल्वाना जोसेफ समझ रही थी। सुल्ताना ने उस पर अमल करने के दौरान कहा था कि वो शिकागो जाएगी। वहां उसे मुस्तकबिल का जीवन साथी जॉन कार्लो मिलेगा। इस अमल के मुताबिक वो शिकागो पहुंच गई थी। लेकिन इस शहर में अली कहाँ था? जिंदा भी था या नहीं? आगे कुछ सोचकर कलेजा मुंह को आ रहा था। वो दोनों सानी के दिमाग से आ गईं। उसके पास बाद में भी जा सकती थी। उन्होंने सोनिया के पास आकर ये बातें बताईं। उसे भी तशवीश हुई। उसने कहा, अभी अली के बारे में रसवंती से कुछ न कहना, वह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगी। तुम दोनों कुछ अपनी अकल से भी काम किया करो। क्या हमसे कोई गलती हो गई है सिस्टर? सदमा कितना ही बड़ा हो, बदहवास नहीं होना चाहिए। तुम में से एक को किंग फर्नांडो के उस खास मुलाजिम के पास जाना चाहिए जो शिकागो में एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और जहां अली इंजीनियर की हैसियत से गया था। वाकई हमने उधर ध्यान नहीं दिया। मैं अभी जाती हूँ। अच्छी तरह इंक्वायरी करो कि अली प्रोजेक्ट में कब से कब तक ड्यूटी अटेंड करता था, किन अफराद से उसका रब्ता रहता था और आखिरी बार वहां कब देखा गया था। लैला उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज के पास गई। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के ख्यालात पढ़ते हुए पता चला एक हसीन और नौजवान लड़की सुबह मिलने आई थी। उससे मुलाकात के बाद अली ड्यूटी पर वापस नहीं आया। सुपरवाइजर ने शाम के वक्त उसे कैबिन से बाहर जाते देखा। इसके बाद ही वो 2 दिन से लापता है। उस हसीन और जवान लड़की का ताल्लुक इंटेलिजेंस वालों से था और अब वो सरकारी सुरागरसां भी सख्ती से ये पूछते फिर रहे थे कि वो लड़की कहाँ है जो जॉन कार्लो से मिलने आई थी। इस तरह यह ख्याल कायम हो रहा था कि जॉन कार्लो उस लड़की को साथ लेकर कहीं गया है। लैला ने सुपरवाइजर के ख्यालात पढ़कर मालूम किया था। शाम को जॉन कार्लो कैबिन से निकलकर जाते वक्त सुपरवाइजर से यह कह गया था कि वो अपनी सिल्वाना से मिलने जा रहा है। सुल्ताना मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करती हुई सरकारी सुरागरसानों के पास पहुंची। उनके ख्यालात ने बताया वो जॉन लमोडा के मातिहत हैं। उनके साथ जो लड़की थी वो टेलीपैथी जानती थी और उसका नाम रायमा जॉन था। दोनों बहनें कड़ी से कड़ी मिलाती हुई सोनिया के पास आईं। वो तमाम बातें सुनकर बोली, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अली सलामत है। उसे रायमा कहीं ले गई है। लैला ने कहा, यह बात समझ में आ रही है। सोचने की बात है कि रायमा ने अली को अपना नाम सिल्वाना क्यों बताया। इसलिए कि वो अली उर्फ जान कार्लो के ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुकी थी कि कार्लो को किसी सिल्वाना का इंतज़ार है और आइंदा अपनी ज़िंदगी में आने वाली सिल्वाना को वो सूरत से नहीं पहचानता है। इसी बात से रायमा ने फ़ायदा उठाया है। सोनिया ने कहा, और ये बात भी समझ में आती है कि उस लड़की ने अली पर अमल करके उसके दिमाग से जॉन कार्लो की शख्सियत और लब लहजा बुला दिया है। उस पर नई शख्सियत की छाप लगाई है। उसका लहजा बदल चुका है, इसलिए वह तुम्हारी सोच की लहरों को नहीं मिल रहा। सुल्ताना ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सानी और अली की शादी कराने के ये चक्कर चलाएंगे तो कोई दूसरी ख्याल ख्वानी करने वाली खुद सिलवाना बनकर उसे ले जाएगी। सोनिया ने कहा, सच पूछो तो मैंने भी इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। खुदा का शुक्र है कि अली की सलामती का यकीन हो रहा है। अब वो जहां भी है उसे तुम दोनों सानिया के जरिए तलाश कर सकती हो। बेहतर है उसके पास जाओ। लैला और सुल्ताना ने सोनिया सानी के मुतालिक ये प्रोग्राम बनाया था कि वह सिल्वाना की हैसियत से शिकागो पहुंचेगी तो वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी माकूल रिहाइश का इंतज़ाम करेंगी।
उधर सानिया एक होटल के कमरे में एक रात गुजारने आई थी। उसने शाम के अखबार से कुछ ऐसे पते नोट किए थे जहां किराए पर कॉटेज, बंगले और एक कमरा किसी लड़की या औरत के साथ मुश्तरका रिहाइश के लिए मिल सकता था। पेइंग गेस्ट हाउसेज और होटल के कमरों के इश्तिहारात से भी पते लिख कर रख लिए। दूसरी सुबह वो माकूल रिहाइश की जगह हासिल करने के लिए इन पतों पर जाने वाली थी। लैला ने सुल्ताना से कहा, हमें एक ठोकर से सबक हासिल करना चाहिए। राइमा ने ख्याल ख्वानी के जरिए जॉन कार्लो के ख्यालात पढ़ लिए और उसे हासिल करने के लिए सिलवाना बन गई। कोई और ख्याल ख्वानी करने वाला सानी के ख्यालात पढ़कर जॉन कार्लो बनकर उसे धोखा दे सकता है। सुल्ताना ने तायद की, ठीक कहती हो, सानी पर तुमने अमल किया था, फिर अमल करो। उसके जहन से कार्लो का नाम मिटा दो और ये बात नक्श कर दो कि वह अपने मजाज के मुताबिक किसी मर्द से मुतासिर नहीं होगी। लैला ने उस रात सानी के मिजाज में थोड़ी तब्दीली कर दी। पहले जो आशिक मिजाजी उभारी गई थी उसे ख़त्म कर दिया। लैला और सुल्ताना ने ठीक ही सोचा था कि सानी को धोखा देने के लिए कोई दूसरा जॉन कार्लो बनकर उसके पास आ सकता है। वाकई दूसरा जॉन कार्लो पैदा हो गया था। वो सानिया सिलवाना को जानता नहीं था, जॉन कार्लो बनने वाले अली को भी नहीं जानता था। वो ना किसी का दोस्त था ना दुश्मन, वो एक मामूली चोर था। उसके पास चोरी का हौसला था मगर अकल नहीं थी। उसकी शामत आई थी कि चोरी करने के लिए जॉन कार्लो यानी अली के कैबिन का लॉक तोड़कर अंदर आ गया था। यह उस वक्त की बात थी जब अली एडी फिशर बन गया था और राइमा के साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए अपना कैबिन छोड़कर गेस्ट हाउस में चला गया था। चोर को कैबिन में कुछ नकद रकम मिली। पहनने के लिए 4 जोड़े मिले। वो चारों जोड़े अली ने इस्तेमाल के बाद एक बास्केट में डाल दिए थे। मेज़ पर जॉन कार्लो के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे ज़रूरी कागजात थे। वो सारी चीज़ें ही समेट कर ले गया। वो कैबिन से निकला तो उसके एक हाथ में अटैची थी, जेब में काफ़ी रकम थी। वो टैक्सी में उस होटल की तरफ जाना चाहता था जहाँ एक कमरा में किराएदार के तौर पर रहता था। रास्ते में टैक्सी से पहले पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। अफसर ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, शिकागो नॉर्थ जा रहा हूँ। टैक्सी या बस का इंतज़ार है। कहाँ से आ रहे हो? उसने किंग फर्नांडो के बिल्डिंग प्रोजेक्ट का पता बताकर कहा, मैं इस प्रोजेक्ट में इंजीनियर हूँ, मेरा नाम जॉन कार्लो है। उसने वो कागजात दिखाए जिनके जरिए जॉन कार्लो की तकर्री इंजीनियर की हैसियत से की गई थी। वो कागजात देखकर पुलिस वाले मुतमईन हो गए, अपनी गाड़ी में चले गए। वो खुश होकर बुड़बुड़ाया, वाह क्या बात है, इन कागजात ने मुझे ऐसा इंजीनियर बना दिया कि पुलिस वाले मुतमईन हो जाते हैं। आइंदा मैं यही कागजात और यही नाम इस्तेमाल करूंगा। वो खुशी मनाने के लिए एक बार में आकर बैठ गया। 2-4 पैग हलक में उतारने के बाद होटल के कमरे में आया। उसे कैबिन में एक अलमारी से $4,500 मिले थे। वो 1 माह तक दूसरी चोरी किए बगैर गुजारा कर सकता था। लिहाजा फैसला किया कि कहीं से बड़ी रकम हाथ लगने का चांस होगा तो वो वारदात करेगा, वरना महीने भर आराम करेगा। दूसरे दिन उसका सुकून खत्म हो गया था। कुछ नामालूम लोग एक खूंखार कुत्ते के साथ हॉस्टल के कमरे में आए थे। वो मौजूद नहीं था। हॉस्टल के मालिक ने मास्टर की के जरिए उसका कमरा खोलकर उन अजनबी लोगों को अंदर जाने दिया। कमरा खुलते ही कुत्ता झपट कर एक गोशे में गया जहां अली के उतारे हुए कपड़े पड़े थे। चोर उन्हें चुरा कर ले आया था, लेकिन बेपरवाही से एक गोशे में फेंक कर भूल गया था। उन्हें सुबह ही लॉन्ड्री में दे देता तो कोई कुत्ता इन कपड़ों की बू सूंघता हुआ दुश्मनों को वहां तक न लाता। अब वो अजनबी लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसका असल नाम मालूम हो गया था। हॉस्टल में उसने अपना नाम रॉजर मेट लिखवाया था। जब उसके कमरे की तलाशी ली जा रही थी तो एक बार में बैठा पी रहा था। उसके एक साथी ने आकर कहा, तुम यहाँ मौज कर रहे हो? उधर जासूस लोग एक कुत्ता लेकर तुम्हारे कमरे में गए हैं। वो कुत्ता तुम्हारी बू सूंघकर हॉस्टल तक पहुंचा है। इसके बाद तुम्हारे पास पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वह फौरन ही वहां से उठकर बाहर आया। यह जानता था कि पुलिस के कुत्ते किस तरह मुजरिमों की बू सूंघते हुए उनके सरों पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो कुत्ता कानून के मुहाफिजों को उसके पास लाता, वह बहुत दूर भाग जाना चाहता था। इन हालात में फौरी तौर पर बचाव के लिए जो इकदामात किए जाते हैं वही उसने किया। सबसे पहले रेडीमेड मेकअप का सामान खरीदा। एक रेस्तोरां के बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का इजाफा किया। उसकी आंखें नीली थीं। उसने दूसरे लेंस लगाए जिससे आंखें स्याह नजर आने लगीं। एक सलून में जाकर अपने सुनहरे बालों को भी स्याह कर लिया। वो जो कुछ कर रहा था उसमें उसकी जहानत का दखल नहीं था। उसने जासूसी नावलों में जो कुछ पढ़ा था उस पर अमल कर रहा था। मेरी दास्तान का ये मशहूर वाक़या हर मुल्क की इंटेलिजेंस की फाइलों में है कि जब सोनिया मेरी दुश्मन थी और एक कुतिया की तरह मेरी बू सूंघकर मेरी हर पनाहगाह तक पहुंच जाती थी, तब मैंने बचाव का अनोखा तरीका इख्तियार किया था। अपने जिस्म पर खुशबू स्प्रे कर लिया करता था जिससे मेरे बदन की मखसूस बू गुम हो जाती थी और सोनिया मुझे तलाश करने में नाकाम रहती। इंटेलिजेंस की बहुत सी फाइलों की गैर मामूली बातें राइटरों तक पहुंचती हैं, फिर वो जासूसी नावलों में लिखी जाती हैं। ऐसे ही किसी नावल में रॉजर मेट ने पढ़ा था कि परफ्यूम के जरिए आर्जी तौर पर बू सूंघने वाले कुत्तों से निजात मिल जाती है। इसलिए उसने परफ्यूम की 2-4 शीशियां खरीद ली थीं। परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद लाजमी था कि किसी कमरे वगैरह की चारदीवारी में रहा जाए ताकि खुशबू देर तक कमरे की महदूद फिजा में रहे। खुली फिजा में खुशबू जल्द ही उड़ जाती है।
इसलिए उसने एक होटल में कमरा लिया। वहां बैठकर वो टीवी और रेडियो के जरिए न्यूज़ बुलेटिन सुनता रहा, बार बार खिड़की के बाहर देखता रहा। एक बार सामने वाले फुटपाथ पर कुछ लोग एक कुत्ते के साथ नजर आए। वो सड़क पार करके होटल की तरफ आ रहे थे। रॉजर की तो जान निकल गई। उसने खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और बहुत सारा परफ्यूम अपने लिबास पर स्प्रे कर लिया। कमरे में भी खुशबू छिड़क दी। फिर एक सोफे पर दुबक कर इंतजार करने लगा। दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा कि कुत्ता मर जाए। अगर वो अकल से काम लेता तो कुत्ते से खौफजदा न होता। वो घबराहट और बदहवासी में ये ना सोच सका कि कुत्ता उसका पीछा क्यों करेगा। वो अपना लिबास या रुमाल वगैरह कैबिन में छोड़कर नहीं आया था। कुत्ते को उसकी बू मिल नहीं सकती थी। अलबत्ता जॉन कार्लो के बदन से उतरे हुए कपड़े लाया था। वो कुत्ता जॉन कार्लो के बदन की बू सूंघता हुआ हॉस्टल के कमरे में पहुंचा था और वो जासूस रॉजर को नहीं, जॉन कार्लो को तलाश कर रहे थे। रॉजर गिरफ्तार होता तो सिर्फ ये पूछा जाता कि जॉन कार्लो के कपड़े उसके कमरे में कैसे आ गए थे। जॉन लम्बोडा की जासूस एक तरबियत याफ्ता कुत्ते के जरिए राइमा और जॉन कार्लो को तलाश कर रहे थे। उन्हें राइमा की रिहाइशगाह से उसके बदन की उतरन मिली थी। इसी तरह कैबिन में जॉन कार्लो का एक रुमाल मिला था। इन कपड़ों के जरिए वो कुत्ता उन दोनों के जिस्मों की मखसूस बू से आशना हो चुका था। उधर राइमा गाफिल नहीं रहती थी। कई जासूसों के दिमागों में पहुंचकर अपने खिलाफ होने वाले इक़दामात के मुतालिक मालूम करती रहती थी। उसे मालूम हो गया कि उसकी रिहाइशगाह से जासूस उसके बदन की उतरन ले गए हैं। ये बात समझ में आ गई कि अब कुत्तों के जरिए उन्हें तलाश किया जाएगा। वो उस दिन अली के साथ डोमेस्टिक फ्लाइट से मियामी गई, फिर वहां से जजीरा हवाई चली गई। वह समुंदर पार इस जजीरे में अली के साथ फिलहाल महफूज रही। लेकिन वो बेचारा रॉजर मेड फंस गया था, बल्कि फंसा भी नहीं था। कुत्ते को उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। सिर्फ जासूस उसे इसलिए तलाश करते रहे थे कि जॉन कार्लो के कपड़ों के मुतल्लिक पूछना चाहते थे कि वो कपड़े हॉस्टल के कमरे में कैसे पहुंच गए। वो बड़ी देर तक सहमा हुआ सोफे पर बैठा रहा, मगर वो कुत्ता जासूसों को उस कमरे में नहीं लाया। किसी ने आकर दस्तक नहीं दी। फिर उसने फ़ोन के जरिए वेटर को बुलाया। जब उसने आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो वो घबरा गया। अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से वेटर ने कहा, रूम सर्विस। उसने दरवाज़ा खोल दिया, फिर पूछा, और कोई है? जी, मैं अकेला हूँ। आपने एक ही वेटर को बुलाया था? ठीक है, कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी ले आओ। वो जाने लगा। उसने कहा, और सुनो, काउंटर पर मुझे कोई पूछने आया था? सर, काउंटर नीचे है, मेरी ड्यूटी यहाँ ऊपर है। क्या मैं मालूम करूँ? नहीं, मैं रिसेप्शन से मालूम कर लूँगा। वेटर चला गया। कॉरिडोर में दाएं बाएं कोई दुश्मनुमा आदमी नजर नहीं आ रहा था। किसी कुत्ते की परछाई भी नहीं थी। फिर एक लड़की दिखाई दी। वह शाने से बैग लटकाए आ रही थी। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हसीन थी। वो उसका अंदाज और उसका सरापा देखकर कमरे के अंदर जाना भूल गया, जबकि वो बाहर निकलते हुए डर रहा था। वो सोनिया सानी थी, सिल्वाना जोसेफ की हैसियत से। एक रात होटल में रहने आई थी। दूसरे दिन कोई छोटा सा कॉटेज या हॉस्टल का कमरा किराए पर हासिल करने वाली थी। वह अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई उसके सामने से गुजरते हुए रुक गई। उसे सर से पांव तक देखते हुए बोली, क्या तुम परफ्यूम से नहाते हो? वह सोच भी नहीं सकता था कि एक हसीन लड़की उसे मुखातिब करेगी। वह जल्दी से बोला, जी हाँ, जी नहीं, वो बात यह है कि। वो बोलते बोलते रुक गया। सोचा ये लड़की जासूस है, नीचे काउंटर पर कुत्ते को छोड़कर आई है। ये शुबा होते ही उसने लपक कर सानी का हाथ पकड़ा, फिर उसे कमरे में खींचकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। सानी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या इरादा है? वो उस पर हमला करने के अंदाज में तन कर बोला, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करना। कुत्ता कहाँ है? क्या कुत्ते को भी परफ्यूम लगाओगे? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। मेरे ये दोनों हाथ फौलाद के बने हुए हैं। मैंने गर्दन दबोच ली तो सांस बाहर हो जाएगी। मुझे पता नहीं था कि तुम फौलादी रोबोट हो। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। वो बोला, हाथ पीछे करो। मैं सिर्फ दोस्तों से हाथ मिलाता हूँ। अगर तुम सलामती चाहती हो तो मेरे साथ एमरजेंसी एग्जिट के रास्ते होटल से बाहर चलो। अगर वो कुत्ते को लेकर बाहर आएंगे तो मैं तुम्हें यरगमाल बनाकर तुम्हें रिवॉल्वर के निशाने पर रखकर उन्हें कुत्ते के साथ वापस जाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला। वो हंसकर बोली, इसे चलाओगे कैसे? फायरिंग की आवाज़ सुनते ही कुत्ते वाले इधर आ जाएंगे। वो झुंझलाकर बोला, क्या मुश्किल है? तुम मेरे फौलादी हाथों से नहीं डरती हो, रिवॉल्वर को देखकर हंसती हो, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अजीब गधे हो। मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहती हूँ, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए और अब कहते हो मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ। वह बेयकीनी से बोला, तुम मेरे साथ वाले कमरे में रहती हो? मुझे मालूम होता कि पड़ोस में खुशबूदार गधा रहता है तो मैं यहाँ ना रहती। बाय द वे, तुम्हारे हवास पर कुत्ता क्यों छाया हुआ है? कुछ लोग कुत्ते के जरिए मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। क्या तुमने इस होटल में या होटल के आसपास एक कुत्ते को कुछ लोगों के साथ देखा है? हाँ, मैं बाहर से आ रही हूँ। 3 अफराद एक कुत्ते को लेकर कार में बिठा कर ले जा रहे थे। क्या सच बोल रही हो? वो किधर गई हैं? यह तो मैं उनसे पूछना भूल गई। क्या मैं पूछ कर आऊँ कि तुम उन्हें पूछ रहे हो? नहीं, उनसे यह ना कहना कि मैं यहाँ हूँ। सिर्फ इतना पूछ कर आओ कि वो कहाँ गई हैं। तुम गैर मामूली गधे हो। जब वो जा चुके हैं तो क्या मैं तुम्हारे बाप से पूछ कर आऊँ? वो जाने लगी। उसने धमकी दी, रुक जाओ, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है।
वो आराम से चलती हुई दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोलकर बोली, मैंने आज तक किसी गधे को रिवॉल्वर चलाते नहीं देखा। ये कहती वो दरवाज़ा खुला छोड़कर चली गई। वह हैरानी से बुड़बुड़ाया, कमाल है, क्या मैं सूरज से रिवॉल्वर चलाने वाला नहीं लगता। वो तेजी से चलता हुआ बाहर आया। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर आकर देखा। वो अलमारी से कपड़े निकालकर अटैची में रख रही थी और कह रही थी, मुझे मालूम था तुम पीछा नहीं छोड़ोगे, इसलिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तुम किसी पहलू से नॉर्मल नहीं लगते। नॉर्मल तुम नहीं हो, रिवॉल्वर को खिलौना समझ रही हो। वो उसके करीब आई, फिर रिवॉल्वर को उसके हाथ से लेकर उसकी जेब में रख दिया। वो बोला, देखो ये अच्छी बात नहीं है। मैं अभी गोली चला सकता था, मगर मैं मर्द कातिल हूँ, किसी औरत को कत्ल नहीं कर सकता। अगर मर्द कातिल हो तो मेज़ पर रखे हुए गिलास का निशाना लगाओ। उसने जोश में आकर मर्दानगी साबित करने के लिए जेब से रिवॉल्वर निकाला, फिर निशाना लेकर गोली चला दी। गिलास टूटकर चिकनाचूर हो गया। वह बोली, गिलास तो बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ पर निशाना लगाओ। अलमारी में जो चाबी का सुराख है उसमें गोली मारो। उसने पलटकर की होल का निशाना लिया, फिर गोली दाग दी। सानी ने कहा, शाबाश, अब जितनी जल्दी भाग सकते हो इमरजेंसी एग्जिट से निकल भागो। 2 फायरों की आवाज़ पूरे होटल वालों ने सुनी होगी। सिक्योरिटी का अमला अपनी गन्ने लेकर लिफ्ट के जरिए आ रहा होगा। वह बौखला गया। उसने मर्द कातिल होने का सबूत देने और सही निशानाबाजी का मुजाहरा करने की धुन में ये नहीं सोचा कि फायरिंग की आवाज़ दूर तक जाएगी। वह दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया। बाहर कॉरिडोर में दूसरे कमरों से लोग निकल आए थे, मालूम करना चाहते थे कि फायरिंग कहाँ हुई है। रॉजर के हाथ में रिवॉल्वर देखकर कितनी औरतों की चीखें निकल गईं। मर्द दरवाज़ों के पीछे चले गए। वह झुंझलाकर सानी से बोला, तुमने मुझे उल्लू बनाया है। सॉरी, मुझे गधे को उल्लू बनाने का कमाल नहीं आता। तुम भागने में देर कर रहे हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसी वक्त दूर कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स गन्ने लिए हुए कॉरिडोर में आए। वह पलटकर भागता हुआ जीने की तरफ गया, जो इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर इस्तेमाल होता था। गार्ड्स दौड़ते हुए आए, सानी के कमरे के सामने रुक गए। अफसर ने पूछा, मिस तुम खैरियत से हो? जी हाँ, उसने 2 फायर किए, अनाड़ी था इसलिए मैं बच गई। फिर वो गार्ड्स इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चले गए। सानी अपना अटैची उठाकर जाने लगी। अफसर ने उसके साथ चलते हुए कहा, मिस अभी तुम नहीं जा सकती, पुलिस को बयान देना ज़रूरी है। मैं पुलिस को बयान देने के लिए ऐसे होटल में नहीं रहूंगी जहां चोर डाकू रिवॉल्वर लेकर लूटने आते हैं। दूसरे कमरों के सामने खड़े हुए लोग तायद करने लगे, बिल्कुल ठीक कहती है ये लड़की, हम भी यहाँ खतरा महसूस कर रहे हैं। हम किसी दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। होटल की इंतजामिया के लोग परेशान हो गए। इस फ्लोर के तमाम लोग होटल छोड़ने की बातें कर रहे थे। इनकी देखा देखी दूसरे फ्लोर के लोग भी खुद को गैर महफूज समझ सकते थे। वो सब लोगों को समझाने लगे। मैनेजर ने इंचार्ज से कहा, मिस सलवाना जा रही है, उसे रोकोगे और वो यहाँ फिर काम करने पर राजी हो जाएगी तो दूसरे लोग भी रुक जाएंगे। हमें किसी भी कीमत पर होटल को बदनामी से बचाना है। हर कमरे में फ़ोन के जरिए कहा जा रहा था कि आप हजरात होटल छोड़ने का फैसला उजलत में ना करें। यहाँ कोई चोर डाकू आने की जरूरत नहीं करता है, हकीकत कुछ और है। हम आधे घंटे के अंदर हकीकत पेश करेंगे, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए फ़ैसला बदल दें। इंचार्ज ने सानी से कहा, प्लीज़ आप 5 मिनट के लिए हमारे बॉस से मुलाकात करें, फिर आपकी मर्जी हो तो चली जाएं। मैनेजर ने उसका बैग काउंटर के पीछे रख दिया। उसे साथ लेकर लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में ले आया। वह बेसमेंट कारों की पार्किंग के लिए था। उसके नीचे एक तहखाना था जहां दूर तक तरह तरह का जुआ खेलने वाले नजर आ रहे थे। इस तहखाने के नीचे एक और तहखाना था। वहां जुआ खाने का बैंक और होटल वगैरह के अकाउंट और इंतजामिया के दफातर थे। वहां एक शानदार कैबिन में होटल का मालिक मौजूद था। उसने सानी से कहा, मिस सिलवाना, होटल को बदनामी से बचाने के लिए हमारा साथ दो। ये कह दो कि वो चोर डाकू नहीं था। फिर मुझे क्या कहना चाहिए? ये कि वो तुम्हारा एक सरफिरा आशिक था, तुम्हें जबरन अपने साथ ले जाना चाहता था। तुमने इनकार किया तो उसने तुम पर गोलियां चलाईं। सॉरी मिस्टर, मेरा कोई आशिक नहीं है और मैं इश्क के मामले में बदनाम नहीं होना चाहती। तुम्हारी ज़रा सी बदनामी से इतने बड़े होटल की नेक-नामी बहाल हो जाएगी। ये तुम्हारे सामने मेज़ पर माइक रखा हुआ है। इसे ऑन करने के बाद तुम्हारी आवाज़ पूरे होटल में सुनाई देगी। होटल में तमाम काम करने वालों को मुखातिब करके तुम्हें जो कहना है वो इस कागज़ पर लिखा हुआ है। इसे पढ़ो और कहती जाओ। क्या ज़बरदस्ती है। कैबिन के दरवाजे पर 2 बॉडी बिल्डर पहलवान नजर आए। उनकी सूरत और आंखें बता रही थी कि वो जालिम, बेरहम और जल्लाद हैं। बॉस ने रिवॉल्वर निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। अगर चिल्लाना चाहोगी तो मैं गोली मार दूंगा। सानी ने मुस्कुरा कर कहा, उस अहमक ने भी मुझे रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी थी। किसकी बात कर रही हो? जिसकी बात की जा रही थी वो रॉजर मेट भागता हुआ होटल से दूर निकल आया था। फिर एक रेस्तोरां के टॉयलेट में जाकर अपने चेहरे से दाढ़ी मूंछें हटाने वाला था ताकि होटल वाले ना पहचान सकें और वो कुत्ते वालों से छुपने के लिए फिर कोई नया मेकअप कर ले। बहरहाल कुत्ता उसके पीछे नहीं था। होटल के कमरे में जाकर तलाश करने वालों को जॉन कार्लो के कपड़ों के अलावा रॉजर मेट की एक तस्वीर मिली थी। वो तस्वीर जॉन लम्बोर्डा के पास पहुंचाई गई। लम्बोर्डा ने तस्वीर की आंखों में झांक कर देखा। उसे रॉजर मेट के दिमाग में जगह मिल गई। इस वक्त वो होटल के कमरे में सानी को रिवॉल्वर दिखाकर धमकियां दे रहा था।
लम्बोर्डा ने पहले रॉजर के ख्यालात पढ़े। पता चल गया कि वो एक मामूली चोर है और जॉन कार्लो या राइमा के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता है। सानी रॉजर को जितनी जहानत से बेवकूफ़ बना रही थी उसने लम्बोर्डा को मुतासिर किया। वो सानी के पास आकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला इसका नाम सिल्वाना जोसेफ है। इसने सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहानात पास किए हैं, कंप्यूटर कोर्स भी मुकम्मल कर चुकी है, कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी है। इसके ख्यालात पढ़ने के दौरान होटल का इंचार्ज उसे तय खाने में बॉस के पास ले गया था। जब बॉस ने रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे पर 2 बॉडी बिल्डर रास्ता रोकने आ गए तो जॉन लम्बोर्डा की दिलचस्पी बढ़ गई। अब वो देखना चाहता था कि आगे रिवॉल्वर और पीछे ज़बरदस्त फाइटर हैं। ये लड़की सिल्वाना इस सिचुएशन में क्या कर सकती है? और ये थी कि मुस्कुराकर रिवॉल्वर दिखाने वाले बॉस से कह रही थी, उस अहमक ने भी मुझे रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी थी। बॉस ने पूछा, किसकी बात कर रही हो? सानी ने कहा, वही जो चोरी करने मेरे कमरा नंबर 707 में आया था। उसने 2 बार मुझ पर गोलियां चलाईं। बॉस ने कहा, उसे भूल जाओ और मेरे होटल वालों के सामने बयान देने के लिए अपने सामने माइक के बटन को दबाओ। सानी ने पूछा, तुम चाहते हो कि मैं होटल में क्याम करने वालों के सामने उसे चोर ना कहूं? हाँ, ये बयान दो कि वो तुम्हारा आशिक था, तुम्हें गन पॉइंट पर यहां से जबरन ले जाना चाहता था। ऐन वक्त पर होटल की सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच गए और वो भाग गया। वो मेरा कोई आशिक नहीं था, चोरी करने आया था। तुम अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए मुझे बदनाम करना चाहते हो। लड़की, मैं जो कह रहा हूं वो इस कागज़ पर लिखा हुआ है, तुम माइक के सामने से पढ़ती जाओ। अगर मैं इनकार करूं तो ये दोनों बॉडी बिल्डर तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे और अगर शोर मचाओगी तो मैं गोली मार दूंगा। वो हंसने लगी, फिर बोली, पता नहीं तुम जैसे अहमकों को रिवॉल्वर का लाइसेंस कैसे मिल जाता है। क्या तुम्हें पता है कि हमारी ये गुफ्तगू तमाम होटल वाले सुन रहे हैं? उसकी बात सुनकर जॉन लम्बोर्डा चौंक गया। वो इस वक्त बॉस के दिमाग में था ताकि उसे सिल्वाना पर फायर न करने दे। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इस कदर से हीन होगी। खतरे के वक्त भी हवास काबू में रखकर दुश्मनों की गलत फहमी और गफलत से फ़ायदा उठाकर उसने माइक के बटन को ऑन कर दिया होगा और होटल में काम करने वाले लोगों को उसके ट्रैप किए जाने की खबर मिल रही होगी। जॉन लम्बोर्डा ने बेसाख्ता कहा, शाबाश, इसे कहते हैं गैर मामूली जहानत। बॉस उछल कर खड़ा हो गया था, बेयकीनी से माइक के बटन को देखना चाहता था। सानी ने माइक उठाकर कहा, दूर से खाक नजर आएगा, करीब से देखो। ये कहते ही उसने माइक को रिवॉल्वर पर मारा। बॉस इसके लिए तैयार नहीं था। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर बॉडी बिल्डर्स के कदमों की तरफ चला गया। एक ने झुककर उसे उठाना चाहा तो मुंह पर ठोकर लगी। वो कराता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। दूसरे ने उस पर छलांग लगाई। वो उछलकर एक तरफ हो गई। छलांग लगाने वाला मेज से टकरा गया। मेज की दूसरी तरफ बॉस था। वह बॉडी बिल्डर से टक्कर खाने वाली मेज से टकराकर कुर्सी समेत उलट गया। जब वो तीनों अपनी अपनी जगह से उठे तो सानी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर ठंडे पड़ गए। दूसरी तरफ जॉन लम्बोर्डा वाह वाह कर रहा था। हॉलीमैन ने पूछा, किस बात पर झूम रहे हो? मैं एक ऐसी लड़की के दिमाग में हूं जो क्यामत है क्यामत। बाय गॉड, मैंने ऐसी जहानत, ऐसी फुर्ती, चालाकी और फाइटिंग का ऐसा अंदाज आज तक नहीं देखा। जरा ठहरो, मैं आता हूं। वो फिर सानी के पास आया। वो होटल के गुंडे के मालिक से कह रही थी, माइक उठाओ। मैंने बटन ऑन नहीं किया था तुम्हारे हाथ से रिवॉल्वर लेने के लिए। मैंने तुम्हें उल्लू बनाया था। बॉस ने माइक को फर्श से उठाकर देखा। वाकई वो ऑन नहीं हुआ था। एक लड़की को तय खाने में लाकर उस पर जबर करने वाली बात अभी किसी को मालूम नहीं हुई थी। सानी ने कहा, अब अपनी सलामती चाहते हो तो माइक ऑन करो और ऐलान करो कि यह होटल गुंडों और बदमाशों का अड्डा बन गया है। यहाँ शरीफ लोगों को अपनी फैमिली के साथ क्याम नहीं करना चाहिए। वो बेबसी से बोला, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं अपने होटल की नेक नामी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझसे जितनी रकम चाहो ले लो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। लाखों में बात करो, कितनी रकम दोगे? यह ज्यादती है। मेरी हड्डियाँ तोड़ने वाली ज्यादती से कम है। ठीक है, $1,00,000 दूंगा। इस रकम को दुगना कर दो और सरकारी खजाने में जमा करा दो। क्या तुम कोई सरकारी मुलाजमा हो? मैं काम शहरी हूँ। मुझे अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत है। मेरा बस चले तो तुम्हारे जैसे बेईमान सरमायादारों से दौलत छीन कर अपने मुल्क के खजाने को भर दूं। फिलहाल गवर्नमेंट ट्रेजरी के नाम $2,00,000 का चेक लिख दो। जॉन लम्बोर्डा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर हॉलीमैन से कहा, हमारी नाकामी की वजह यह है कि हम अपने मुल्क में ज़हीन और बासलाहियत जवानों को तलाश नहीं करती हैं। हमने मरीना, शिल्पा, एल्पा, जोरा जोरी और राइमा जैसी लड़कियों को इसलिए ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा कि वह फौज के आला अफसरों और हुकूमत के आला ओहदेदारों की बेटियां या बहनें थीं। हॉलीमैन ने कहा, ऐसा ना कहो, मरीना की जहानत बेमिसाल है। मिस्टर हॉलीमैन, जिस लड़की को मैंने आज देखा है उसके सामने मरीना की जहानत 25% भी नहीं है। वह बिजली है, बिजली। उसकी हाजिर दिमागी और एक्शन देखकर सोनिया याद आ जाती है। सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि वो बेइंतहा मुहिब्बे वतन है। वो सानी और सिल्वाना के बारे में तफसील बताने लगा। वहाँ हॉलीमैन के अलावा फौज का कर्नल, इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल और 2 मुशीरे खास बैठे हुए थे। हॉलीमैन की खिदमत को सराहते हुए उसे सुपर मास्टर का ओहदा दिया गया था। इस तरह जॉन लम्बोर्डा को मिलाकर वहाँ 6 अहम अफराद थे जो अपने मुल्क के अहम और खुफिया मामलात से निमटने के जिम्मेदार थे। वो सब सानी और सिल्वाना की बातें दिलचस्पी से सुन रहे थे।
कर्नल ने कहा, बेशक ये गैर मामूली लड़की है। सबसे अहम बात यह है कि मुहिब्बे वतन है। सुपर मास्टर हॉलीमैन ने कहा, मिस्टर लम्बोर्डा, इसे अपनी सरपरस्ती में ले आओ। मिलिट्री हेडक्वार्टर के ट्रेनिंग सेंटर में इसे रखो। दूसरी ट्रांसफॉर्मर मशीन तैयार होने तक इसकी ट्रेनिंग मुकम्मल करो। हम इस लड़की को टेलीपैथी सिखाएंगे। इंटेलिजेंस के आला अफसर ने कहा, मैं तायद करता हूँ। दूसरी मशीन तैयार होने तक हमें सिल्वाना जैसी लड़कियों और लड़कों को तलाश करना चाहिए और उन्हें टेलीपैथी सिखाने से पहले उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वक्तन फ़वक्तन उनकी वफ़ादारियों को भी आजमाते रहना चाहिए और यह भी करना चाहिए कि इनकी वफ़ादारियाँ कभी तब्दील नहीं होंगी और वह दुश्मन की चाल में नहीं आएंगे। जॉन लम्बोर्डा ने कहा, मैं सिल्वाना को होटल से ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचाने जा रहा हूं। वह मुहिब्बे वतन है, एतराज़ नहीं करेगी। अब हम खूब सोच समझकर वफ़ादारों का इंतखाब करेंगे। वह सानी उर्फ सिल्वाना के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे सेंटर की तरफ ले गया। उसे पूरा यकीन था कि वह खूब सोच समझकर एक वफ़ादार लड़की को आइंदा टेलीपैथी सिखाने के लिए मुंतखब कर चुका है। लैला आखिरी बार उस वक्त सानी के पास आई थी जब वो होटल के कमरे में थी। शाम के अखबार में किराए के मकानात के इश्तिहार पढ़कर इरादा कर चुकी थी कि दूसरी सुबह कोई छोटा सा कॉटेज किराए पर हासिल करेगी या किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहेगी। लैला इस प्रोग्राम के मुताबिक सुबह उसके पास पहुंची तो वो मिलिट्री हेडक्वार्टर के एक ट्रेनिंग सेंटर में थी। उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि हुकूमत के चंद बड़े और अहम लोग उसकी जहानत और वे ऑफ एक्शन से बेहद मुतासिर हैं। एक टेलीपैथी जानने वाला जॉन लम्बोर्डा उसे सेंटर में लाया है। पहले तो सानी परेशान हुई थी कि बेध्यानी में या गफलत में कहाँ आ गई है। फिर उसे अपने अंदर जॉन लम्बोर्डा की आवाज़ सुनाई दी, सिल्वाना घबराओ नहीं, तुम दुश्मनों में नहीं दोस्तों में हो। ये तुम्हारे वतन अजीज़ का फौजी हेडक्वार्टर है। क्या तुम फौज में रहकर वतन की खिदमत नहीं करोगी? वो सेंटर के बरामदे में आई। 12 फौज के जवान और अफसरान आते जाते दिखाई दे रहे थे। वो मुतमईन होकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ राजी खुशी आ सकती थी, फिर मुझे गाफिल बनाकर लाने की क्या ज़रूरत थी? हम फौजी हेडक्वार्टर की अहम बातें बाहर नहीं करते। तुम्हें राजदार बनाकर लाया गया है। अगर मंजूर ना हो तो तुम अभी जा सकती हो। मुझे मंजूर है। मैं अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए अपने मजाज के खिलाफ होने वाली बातें भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। शाबाश, तुम्हारे ऐसे ही सच्चे और खरे ख्यालात ने साबित किया है कि तुम सच्चाई और वफादारी से मुल्क और कौम की खिदमत करती रहोगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम कौन हो? अगर तुम्हारा राज में रहना जरूरी है तो मुझे कुछ ना बताओ, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी अपनी बेटी। कानू आना इसी सेंटर में है। मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग के बाद टॉप पर देखना चाहता हूँ। टॉप रैंक में आने वाली लड़कियों और लड़कों को आइंदा ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारकर टेलीपैथी सिखाई जाएगी। लैला ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर सोनिया के पास आकर सानी के मुताल्लिक तमाम बातें बताईं। सोनिया ने कहा, यह तो कमाल हो गया। हमने सानी और अली को इस दवाजी ज़िंदगी के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी। कुदरत को कुछ और मंजूर था। सानी के मुकद्दर में टेलीपैथी का इल्म है तो ये इल्म उसे हासिल करने दो। फरहाद के पास जाओ, देखो वो क्या कहता है। लैला मेरे पास आई। मैंने तमाम रूदात सुनकर कहा, यह एक खुशी की बात ज़रूर है, लेकिन टेलीपैथी सीखने के मरहले तक पहुंचने में एक अरसा लगेगा। पता नहीं दूसरी मशीन कहाँ छुपा कर रखी गई है या दोबारा तैयार की जा रही है। अगर हमने सानी को दुश्मनों के पास छोड़ दिया तो कभी उसकी असलियत भी खुल सकती है। उसे खतरात पेश आ सकती हैं। लैला ने तायद की, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इसकी बराबर निगरानी करते रहेंगे तो बात बन सकती है। सबसे ज़्यादा अंदेशा इस बात का है कि हमारी लाइलबी में सानी पर तनवीमी अमल किया जाएगा। उसके दिमाग में मजीद हुब्बुल वतनी भरी जाएगी और हमारे खिलाफ नफरतें पैदा कर दी जाएंगी। ऐसे तो हमारी सारी तदबीरें उलट जाएंगी। मैं पाकिस्तान में बहुत मसरूफ़ हूँ। तुम इस सिलसिले में सोनिया से बात करो। कोई बात ना बने तो मैं कोई माकूल मशवरा दे सकूंगा। वह फिर सोनिया के पास आई। उसने मेरी बातों के जवाब में कहा, सानी को टेलीपैथी इल्म हासिल करने के लिए कुछ तो खतरात से दो चार होना पड़ेगा। यह दस्तूर है। खतरा मोल लिए बगैर कुछ हासिल नहीं होता। आप दुरुस्त कहती हैं। अगर हम टेलीपैथी जानने वाले उसकी निगरानी करते रहें तो जॉन लम्बोर्डा उस पर तनवीमी अमल नहीं कर पाएगा। सलमान सुल्तान और जोजो से तय करो कि वो बारी बारी सानी की निगरानी के लिए कितना वक्त निकाल सकेंगे। लैला ने उन तीनों से राब्ता किया। तीनों ने कहा, हम आपस में 6-6 घंटे का वक्त मुकर्रर कर लें। हमें से हर एक अपनी ड्यूटी के मुताबिक सानी के पास 6 घंटे रहा करेगा। सलमान ने कहा, हम ज़्यादा तवज्जो रात को दिया करेंगे क्योंकि सानी पर नींद की हालत में तनवीमी अमल किया जा सकता है। सुल्ताना ने कहा, हम सानी से गाफिल नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे होने वाले दामाद को तो तलाश करो, आखिर वो कहाँ गुम है। वो जजीरा हवाई में था। ये जजीरा जनूबी अमेरिका से बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं था। रायमा को अंदेशा था कि दुश्मन वहाँ भी पहुँच सकते हैं। वो अक्सर अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करती थी। यकीनन जॉन लम्बोर्डा बार बार आता होगा। अगर उसे चंद सेकंड के लिए भी उसके दिमाग में जगह मिलती तो आसपास के माहौल से समझ लेता कि वो कहाँ है।
या चोर ख्यालात पढ़कर जान लेता कि वो किस नाम से, किस रूप में खुद को छुपाई हुई है। वो महफूज नहीं थी। अगर वो बीमार पड़ जाती, किसी हादसे का शिकार हो जाती या किसी तरह जख्मी हो जाती और दिमागी तवानाई के कम होने से सांस रोकने के काबिल ना रहती, तो जॉन लंबोर्डा आकर उसे दबोच लेता। फिर वो हमेशा के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज भूल जाती। खूबसूरत जजीरे में अली तैमूर के साथ जिंदगी ऐशो आराम से गुजार रही थी। आज़ादी नसीब थी। बस एक लंबोर्डा कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे महफूज रहने की एक ही तदबीर थी कि अपनी आवाज़ और लहजे को भूल जाए और नया लहजा इख्तियार करे। यह सब कुछ तनवीमी अमल से हो सकता था, लेकिन वो किसी अमल पर भरोसा कैसे करती? अगर अमल अंदर से शैतान होता और अमल के जरिए अपनी मामूला बना लेता तो वो हमेशा के लिए उसकी कनीज बनकर रह जाती। अली को पहले जॉन कार्लो बनाया गया था। रायमा ने जॉन कार्लो की शख्सियत भुलाकर उसे एडी फिशर बना दिया, लेकिन रायमा को असली एडी फिशर की पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं थी। उसने उजलत में फिशर के शनाख्ती कागजात हासिल किए थे और उजलत में ही अली की शख्सियत तब्दील की थी। इसके नतीजे में अली तैमूर अक्सर उलझन में पड़ जाता था और सोचता था, मैं कौन हूँ? मेरा नाम एडी फिशर है तो मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे वालदैन और रिश्तेदार कहाँ हैं? पामेला से मेरी शादी कब और कहाँ हुई थी? ऐसे बहुत से सवालात उसे उलझाते रहते थे। रायमा उसे खामोश और परेशान देखकर नागवारी से कहती थी, एक तो मैं फिक्र और परेशानी में रहती हूँ, इस पर तुम ऐसे मुंह लटकाए रहते हो जैसे मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ, जबकि मैं तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त करती हूँ, तुम्हारे लिए किसी तरह भी बोझ नहीं हूँ। यही मैं सोचता हूँ कि तुम कहाँ से इतनी दौलत ले आती हो। शिकागो से मियामी, फिर मियामी से इस जजीरे तक तकरीबन $70,000 खर्च कर चुकी हो। महंगे होटल में रहती हो, महंगी शॉपिंग करती हो, लेकिन आमदनी का कोई जरिया नजर नहीं आता। फिशर, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि एक हादसे में तुम्हारी याददाश्त गुम हो गई है। तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि हमारी शादी कब हुई थी। फिर मेरे बारे में तुम्हें कैसे याद होगा कि मेरी आमदनी का जरिया क्या है? मैं टेलीपैथी जानती हूँ। टेलीपैथी जानती हो? कैसे जानती हो? जैसे भी जानती हूँ, तुम जान लो कि दूसरों के दिमागों में पहुंचकर उन्हें गायब दिमाग बनाती हूँ। वो अपनी तिजोरियों से या बैंक से मेरी मतलूबा रकम निकाल कर लाती हैं, फिर मुझे देकर चले जाते हैं। इसके बाद अपने घर या दफ्तर पहुंचकर दिमागी तौर पर हाजिर होते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता कि वो 2-4 घंटे तक कहाँ थे और क्या करते रहे थे। अली ने पामेला से कहा, लेकिन पामी, ये तो डकैती है। हम हराम की कमाई खा रहे हैं। ये हराम की नहीं, मेरे इल्म की कमाई है। इल्म अच्छा है, तुम इसे हराम बना रही हो। तुम गुमराह लोगों के दिमाग में रहकर उन्हें राह रास्त पर ला सकती हो। अपने मुल्क और कौम के दुश्मनों की साजिशों को पढ़कर उनके गलत अज़ाइम को नाकाम बना सकती हो। क्या मैं भूखी नंगी रहकर मुल्क और कौम की खिदमत करूं? हमें जिंदगी गुजारने के लिए रकम कहाँ से मिलेगी? क्या मुल्क के हुक्मरान देंगे? बेशक हुकूमत के लिए कारनामे अंजाम दोगी तो। वो बात काट कर बोली, आगे ना बोलो। तुमसे शादी करने और तुम्हारे साथ इज़्दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए मैंने हुक्मरानों से गद्दारी की है। वो मुझे तलाश करते फिर रहे हैं, इसीलिए हम शिकागो से यहाँ छुपने आए हैं। अगर मैं पकड़ी गई तो वो मुझे गोली मार देंगे। तुम समझ नहीं सकते कि मैं मौत को पीछे लगाकर तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाती आ रही हूँ। तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल लेना नहीं चाहिए था। मैं खतरा मोल ना लेती तो अभी हुक्मरानों की पाबंदियों में रहती, उनके जायज़ और नाजायज़ अहकामात की तामील करती रहती। मुझे गुलामी से नफरत है, ख्वाह वो गुलामी अपने ही मुल्क में क्यों ना हो। मैं जंजीरें तोड़ सकती थी, इसलिए तोड़ कर चली आई। अभी तो तुम कह रही थी कि मेरे लिए जान की बाजी लगा रही हो, जबकि हकीकतन तुम्हें गुलामी से नफरत है। तुम आज़ादी के लिए खतरात से खेल रही हो, मेरे लिए नहीं। तुम तो बाल की खाल निकालते हो। आज़ादी मेरी फितरत में है, लेकिन मोहब्बत भी तो कोई चीज़ है। मैं तुमसे मरने की हद तक मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ। टेलीपैथी के जरिए सारी दुनिया को उल्लू बना सकती हूँ। मुझे भी उल्लू बना रही हो, यह क्या बकवास है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी याददाश्त गुम नहीं हुई है। तुमने टेलीपैथी के जरिए मुझे गायब दिमाग बना दिया है। रायमा ने उसे घूर कर देखा और सोचा, मुझसे गलती हुई। इसे एडी फिशर बनाने से पहले असल एडी फिशर की पूरी लाइफ हिस्ट्री मालूम कर लेती और वह हिस्ट्री उसके दिमाग में नक्श कर देती तो इसे यह ना कहना पड़ता कि इसकी याददाश्त गुम हो गई है और मुझे ये इल्ज़ाम न देता कि मैं उसे गायब दिमाग बनाकर रखती हूँ। वो बोला, क्या सोच रही हो? इकरार करो कि अपने हुक्मरानों से तुमने आज़ादी हासिल की और मुझे गुलाम बना लिया। तुम मेरी मोहब्बत पर शुबा कर रहे हो। अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत है तो मेरे दिमाग को कंघालो, मेरे अंदर से गुमशुदा यादों को उभारो। ये इल्म खुदा का बेहतरीन अतिया है। इस इल्म के जरिए मुझसे नेकी करो। मैं कर चुकी हूँ। दिन रात यही कोशिशें करती रहती हूँ कि मिट जाने वाली यादों को तुम्हारे दिमाग की तख्ती पर फिर से लिख दूँ, लेकिन जो नक्श मिट जाता है उसे फिर किसी तरह उभारा नहीं जा सकता। मुझे अफसोस है कि तुम अपनी पिछली जिंदगी कभी याद नहीं कर सकोगे। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं जा रहा हूँ। वो उठकर बोली, कहाँ? मेहनत मजदूरी करूंगा, टेलीपैथी की कमाई नहीं खाऊंगा। तुम्हारा दिमाग चल गया है।
इस जजीरे में तुम्हें रोजगार कहाँ मिलेगा? मुझे यूं लगता है जैसे मैं माजी में बहुत ही बासलाहियत और एक कामयाब इंसान था। मेरे अंदर जज्बे और हौसले भरे हैं। मैं इस छोटे से जजीरे में बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा। नहीं फिशर, इस तरह तुम लोगों की नजरों में आ जाओगे। जॉन लम्बोर्डा एक खतरनाक टेलीपैथी जानने वाला शैतान है। वो अपने आदमियों के जरिए तुम्हारे अंदर पहुंचेगा तो वो भी यही शुबा करेगा कि मैंने तुम्हारी याददाश्त गुम की है। जो सच है वही जॉन लम्बोर्डा समझेगा। हो सकता है वो मेरे दिमाग को कंगाल कर मेरी पिछली जिंदगी मालूम कर ले और इस तरह मुझे भी मालूम हो जाए, लिहाजा मुझे जाना चाहिए। वो तेजी से चलता हुआ दरवाजे तक गया, फिर पलट कर आया और सोफे पर बैठ गया। राइमा ने बैठते हुए कहा, देखा तुम नहीं जा सकते, मेरी मोहब्बत खींच लाई है। वो उछलकर खड़ा हो गया, एक बार दरवाजे की जानिब देखा, फिर राइमा से पूछा, मैं वापस कैसे आ गया? मैं कह चुकी हूं ये मोहब्बत की कशिश है। वो फिर तेजी से चलता हुआ गया। राइमा फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा के वापस ले आई। वो सोफे पर बैठकर बोला, आज तुमने साबित कर दिया है कि मेरा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम मोहब्बत नहीं करती हो, मुझसे गुलामी कराती हो। तुम फजूल बातों में मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। मुझे सोचने दो कि हमें किस मुल्क में जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहिए। हम अमेरिका वापस जाएंगे तो वहां के जासूस बू सूंघने वाले कुत्तों के जरिए हम तक पहुंच जाएंगे। तुमने मुल्क से गद्दारी की है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं। मुझे कम अज कम इतना तो बता दो कि मेरा जुर्म क्या है। क्या वो मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे? उसने सोचती हुई नजरों से अली को देखा, फिर कहा, तुम पर संगीन इल्जाम है कि तुम यहूदी हो। इसराइली हुकूमत को टेलीपैथी जानने वालों की जरूरत है, इसलिए तुम मुझे मेरी रजामंदी से भगाकर इसराइल पहुंचाना चाहती हो। तो फिर तुमने भागने के लिए इसराइल का रुख क्यों नहीं किया? इस जजीरे में क्यों आई हो? वह दिल में बोली, तुम्हारे यहूदी होने और इसराइल में पनाह लेने का आइडिया अभी दिमाग में आया है। अगर मियामी शहर में यह तदबीर सोचती तो मैं इसराइल पहुंचने का कोई जरिया पैदा कर लेती। फिर वो बोली, मैं शिकारी कुत्तों से खौफजदा होकर कोई माकूल प्लानिंग ना कर सकी, बदहवासी में यहां आ गई। उसने फोन का रिसीवर उठाकर एक एयरलाइन से रब्ता किया, फिर पूछा, जनूबी अमेरिका के किसी भी बड़े शहर में जाने के लिए फ्लाइट कब मिलेगी? जवाब मिला, 2 घंटे बाद अमेरिका के जनूब मगरबी शहर चिल्ली के लिए एक जहाज रवाना होगा। क्या 2 सीटें मिल जाएंगी? जरूर, आप तशरीफ ले हैं। वह रिसीवर रखकर बोली, फिशर कम ऑन, सामान पैक करो। अली खामोशी से अटैची में जरूरी सामान रखने लगा। वो आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकेगा, ये बात उसकी समझ में आ गई थी। वह बड़े सब्र और तहम्मुल से मुनासिब मौका देखकर निजात हासिल करना चाहता था। वह शाम को चिल्ली पहुंच गए। राइमा सीधी इसराइली सफीर की रिहाइशगाह में पहुंची। सेक्रेटरी ने कहा, सॉरी मैडम, साहब मसरूफ हैं, आपको मुलाकात का वक्त मुकर्रर करके आना चाहिए। राइमा ने उसे मुस्कुराकर देखा, उसके अंदर पहुंच गई। वह घूमकर अंदर गया। सफीर से बोला, एक मियाँ बीवी आपसे मिलने आए हैं। वो सेक्रेटरी को घूर कर बोला, तुम जानते हो मैं अपॉइंटमेंट के बगैर किसी से नहीं मिलता। राइमा सेक्रेटरी को छोड़कर सफीर के अंदर पहुंच गई। वो तेजी से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे पर आया, फिर बोला, सॉरी, आपको इंतजार की जहमत हुई, तशरीफ लाएं। सेक्रेटरी हैरानी से देखने लगा। सफीर राइमा और अली को अपने ड्राइंग रूम में लाया। सेक्रेटरी से बोला, बाहर जाओ और किसी को अंदर जाने दो। सेक्रेटरी के जाने के बाद राइमा ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो चौंक कर बोला, तुम कौन हो? मेरी इजाज़त के बगैर क्यों आए हो? वो बोली, अभी तुमने मुलाकात से इनकार किया था, मैंने टेलीपैथी के जरिए तुम्हें मुलाकात पर मजबूर कर दिया है। वो परेशान होकर बोला, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो? ये मेरा शौहर एडी फिशर है, यहूदी है। मैं इसकी एसआई बीवी हूं। चूंकि मैंने ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है, इसलिए यहाँ के हुक्मरान मुझे अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ इसराइल में रहना चाहती हूँ। सफ़ीर ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तुम दोनों को इसराइल पहुंचाने का इंतजाम कर सकता हूँ नहीं, फौरन करो। जासूस खूंखार कुत्तों के जरिए हमारी बू सूंघते फिर रहे हैं। वह रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए बोला, कुत्तों की परवाह न करो, उनसे महफूज रहने का नुस्खा मेरे पास है। फिर उसने राब्ता कायम होने पर अजनबी जुबान में कहा, एक इंतहाई अहम पैगाम है, उसे इसराइली हुकाम तक पहुंचाओ। राइमा वो जुबान नहीं समझती थी, मगर उसके दिमाग से तर्जुमा समझ रही थी। सफ़ीर ने एक इसराइली सीक्रेट एजेंट से राब्ता किया और उसे कहा था कि इसराइली हुकाम को खुशखबरी सुनाए कि एक टेलीपैथी जानने वाली लड़की इसराइल में पनाह लेना चाहती है। उसका शौहर यहूदी है। दोनों मियाँ बीवी को यहां से ले जाने के लिए फौरन इंतजाम करें। अली ने राइमा से पूछा, ये कौन सी जुबान बोल रहा है? ये सीक्रेट एजेंटों की खास जुबान होती है, इसे दूसरे नहीं समझ सकते। अगर अमरीकी जासूस सफ़ीर के फ़ोन को डिटेक्ट कर रहे होंगे तो ये जुबान उनकी समझ में भी नहीं आ रही होगी। तुम इस जुबान को सफ़ीर के ख्यालात से समझ रही होगी। हाँ, ये हमारे यहाँ से जाने के खुफिया इंतजामात कर रहे हैं। अली तैमूर ने पूछा, क्या वाकई मैं यहूदी हूँ? तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा शुबा करने लगे हो। जब मैं कह चुकी हूँ कि तुम यहूदी हो तो फिर हो। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानने वाला इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अली ने सोचा, ये बहुत बड़ा दावा कर रही है कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरे मुतल्लिक कोई कुछ नहीं जानता।
कैसे नहीं जानता है, खुदा तो जानता है। अली ने आंखें बंद कर ली। रायमा ने उसे कनखियों से देखा, फिर सोचा पता नहीं आंखें बंद करके क्या सोच रहे, मुझे मालूम करना चाहिए। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा मगर सोच की लहरें वापस आ गईं। यह हैरानी की बात थी। एडी फिशर सांस रोकना नहीं जानता था। यह परेशान करने वाली बात थी कि उसने सांस कैसे रोक ली है। अली ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उसने सिर्फ ये सोचने के लिए आंखें बंद की थी और चंद लम्हों के लिए सांस रोकी थी कि खुदा मुझे जानता है, और जब वो जानता है तो मुझे मेरी पहचान जरूर बताएगा। आज ना सही कल बताएगा। उसके बताने के ढंग निराले हैं। वो निराले अंदाज में आगाही देता है। वो माबूदे हकीकी के मुतल्लिक जितनी देर सोच रहा था उतनी देर खुद ब खुद सांस रुकी हुई थी। लेकिन इसे खुद ब खुद नहीं कहा जाएगा। ये वो मश्क थी जो बचपन से जैसे गुट्ठी में पड़ी हुई थी। कभी रसवंती ने ममता से उसे सांस रोकना सिखाया, कभी वाटसुरोकी ने उसे सांस रोक रोक कर मार खाते रहना और बर्दाश्त करना सिखाया, कभी बाबा साहब के दायरे में सांस रोककर रूहानियत के अमल से गुजारा गया। और जब कोई रूहानियत के अमल से गुजरता है तो तनवीमी अमल से लाख दिमाग तब्दील किया जाए, रूह तब्दील नहीं होती। सांस खुद ब खुद रुकी हुई थी तो इसके पीछे रूहानियत कार फरमा थी। और यह हकीकत रायमा की समझ में नहीं आ सकती थी, किसी की समझ में नहीं आ सकती थी। आने वाला कोई दिन कोई लम्हा जूते मारकर समझाने वाला था। एल्पा बखैरियत तिलबैब पहुंच गई। वहां के अकाबरीन ने उसका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया। जब वो पहली बार तिलबैब आई थी तो उसकी रिहाइश के लिए एक शानदार महल मखसूस किया गया था। इस महल में रिहाइश के दौरान पारस उसकी जिंदगी में बड़ी गहराई तक उतर गया था। दूसरी बार शहर रूम में फिर पारस उसके करीब आते आते दूर हो गया था। यहूदी अकाबरीन खुश थे कि उनके 3 टेलीपैथी जानने वालों ने एल्पा को दुश्मनों के तनवीमी अमल से बचा लिया है, और यह खुशफहमी थी कि वह बच गई है। फिलहाल पारस और सोनिया भी खुशफहमी में थे कि जोजो ने एल्पा पर कामयाबी से अमल किया है और वह मामूला बनकर इसराइल गई है। अब वहां रहकर वो जो भी दुश्मनी करेगी उसका इल्म उन्हें होता रहेगा। एल्पा भी खुश थी कि वो किसी के ज़ेरे असर नहीं है। इस भीड़ में एक दानियाल था जो बड़ी राजदारी से उसे अपनी मामूला बनाकर एक खामोश तमाशाई बना हुआ था। एल्पा के दिमाग में रहकर देख रहा था कि आला हुकाम, फौज के आला अफसरान और दीगर अकाबरीन को उसे मुतारिफ कराया जा रहा था। वो मुंतजिर था कि 3 टेलीपैथी जानने वालों को भी उससे मुतारिफ कराने की बारी आएगी। ऐसे वक्त एल्पा सामने आकर दानियाल का नाम सुनेगी तो बेख्तियार उसमें कशिश महसूस करेगी। लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया। वहां सिर्फ अहम ओहदेदार एल्पा को घेरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, मिस एल्पा, जब तुम्हें यहां से अगवा किया गया तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेलीपैथी जानने वाला जे मॉर्गन रह गया था। अब हमारे पास 3 और टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हो चुका है। एल्पा ने पूछा, यानी जे मॉर्गन को मिलाकर 4 हो गई हैं? खुद को क्यों भूल रही हो? वो सब हंसने लगे। वो बोली, सुना है कि फरहाद की फैमिली में 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं। हमारे यहाँ मुझे शरीक करके 5 हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी कौम में भी ख्याल ख्वानी करने वालों की तादाद बढ़ती रहे। आला फौजी अफसर ने कहा, यकीनन। अब हमारा बुनियादी मकसद यही होगा। हम टेलीपैथी के ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों के जरिए खुद को सुपर पावर मनवाएंगे। एक मुशीर खास ने कहा, हमें खूब सोच समझकर अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को इस तरह तरबियत देना होगी कि आइंदा कोई दुश्मन उन्हें ट्रैप न कर सके। आला अफसर ने कहा, इसके लिए राजदारी शर्त है। मुल्क के हुक्मरान हर इलेक्शन के बाद बदलते रहती हैं। फौज के अफसरान भी रिटायर होते रहते हैं। अगर ये लोग टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ होंगे तो हमेशा ही अंदेशा रहेगा कि इनके जरिए हमारा राज दूसरों तक पहुंच रहा है। लिहाजा ये फैसला किया गया है कि हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले एक बार फिर गोल्डन ब्रेन्स के पाबंद रहेंगे। माजी में गोल्डन ब्रेन्स के कारनामों ने सुपर ताकतों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। कमबख्त सोनिया और फरहाद ने हमारे इतने अहम और बुनियादी शोबे को नीच तो नाबूद कर दिया था। आइंदा ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कोई उनके नामों और खुफिया ठिकानों को नहीं जान सकेगा। एल्पा ने पूछा, क्या ट्रांसमीटर टीवी और कंप्यूटर के जरिए से उनसे राब्ता रहा करेगा? हाँ, यही राब्ते के जरिए हैं। तुम में से कोई टेलीपैथी जानने वाला एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेगा। हमारे गोल्डन ब्रेन्स तुम सबको गाइड करेंगे कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में तुम्हें क्या करना चाहिए और मुखालफिन से निमटने का कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। वो बोली, क्या किसी गोल्डन ब्रेन की राय से या रहनुमाई से हमारे इख्तलाफ नहीं होगा? हो सकता है तुम्हें किसी बात पर एतराज़ हो तो तुम उस पर बहस कर सकती हो। गोल्डन ब्रेन्स को अपने दलाइल से कायल कर सकती हो। अगर कायल करने में नाकाम रहो तो फिर उनके तरीक़ेकार पर अमल करना तुम्हारा फ़र्ज़ होगा। एल्पा ने कहा, मेरा मशवरा है किसी एक टेलीपैथी जानने वाले को भी गोल्डन ब्रेन बनाना चाहिए। ये हमने सोच रखा है। तुम 5 टेलीपैथी जानने वालों में जो हैरत अंगेज और गैर मामूली कारनामे अंजाम देगा उसे गोल्डन ब्रेन्स की टीम में शामिल कर दिया जाएगा। फिर तो मैं चाहूंगी कि मुझे जल्द से जल्द कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम देने का मौका दिया जाए। सबसे बड़ा कारनामा यही हो सकता है कि नाकाबिले शिकस्त दुश्मनों को फना कर दिया जाए। आज तक इस दुनिया की कोई बड़ी ताकत सोनिया और फरहाद को ना मार सकी, ना माजूर बना सकी।
लेकिन उनके औलाद को और उनके टेलीपैथी जानने वालों को किसी हिकमत अमली से ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, ये कोशिश की जा सकती है। ये लोग एक एक करके मरेंगे तो सोनिया और फरहाद की कमर टूटती रहेगी। मैं इस सिलसिले में गोल्डन ब्रेन से बातें करना चाहती हूँ। ज़रूर, गोल्डन ब्रेन्स तुमसे बातें करने के मुंतज़िर हैं। एक अफसर ने टीवी स्क्रीन को ऑन किया, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। दूसरा अफसर ट्रांसमीटर पर गोल्डन ब्रेन्स को मुखातिब करके कह रहा था, प्लीज़ अटेंड आवर एमरजेंसी मीटिंग, मिस एल्पा इज एमिंग अस। यही अल्फाज कंप्यूटर के जरिए स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, फिर वो अल्फाज मिट गए। उधर गोल्डन ब्रेन्स के कंप्यूटर के जरिए तहरीरी जवाब स्क्रीन पर मौसूल हो रहा था, हम अटेंड कर रहे हैं और मिस एल्पा को इसराइल की सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। फिर वो अल्फाज भी मिट गए। स्क्रीन पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। वो सब मास्क पहने हुए थे। उनके चारों तरफ गहरी तारीकी थी। धीमी धीमी सी रोशनी में सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था कि वो 6 अफराद हैं। एक कुर्सी खाली है और वो एक मेज के अतराफ बैठे हुए हैं। स्क्रीन पर देखने से ये अंदाजा नहीं किया जा सकता था कि वो कौन सी जगह है। वो 6 गोल्डन ब्रेन्स किसी इमारत में हैं या किसी खुले वीराने में हैं। उनका ख्याल था कि पिछली बार सोनिया और फरहाद ने 4 गोल्डन ब्रेन्स के इस खुफिया कमरे को किसी निशानी से पहचान लिया था, फिर उस निशानी के जरिए इस इमारत को 4 गोल्डन ब्रेन्स के साथ तबाह कर दिया था। अब एहतियाती तदाबीर के बायस कोई मौजूदा गोल्डन ब्रेन्स तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए चारों सिमत तारीकी रखी गई थी और हल्की रोशनी में 6 गोल्डन ब्रेन्स के मास्क लगे हुए चेहरे मिटे मिटे से नजर आ रहे थे। एक गोल्डन ब्रेन ने अपने सामने रखे हुए कंप्यूटर को ऑपरेट किया तो स्क्रीन पर अल्फाज उभरने लगे। लिखा हुआ था, मिस एल्पा, तुम्हारे गवाह हो जाने का बहुत सदमा हुआ। आज तुम्हारी बाज़याबी से जितनी मुसरतें हासिल हो रही हैं उन्हें हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हम तुम्हें अपने वतन में बखैरियत वापस आने पर मुबारकबाद देते हैं। एल्पा ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया।